एक्सरसाइज 10.3 13th क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो, ऐसा लिखा हो तो मतलब इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इट कैन बी ओनली रिप्रेजेंटेड एज ए ऑल्सो। हम इसी को सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। ऐसा लिखा हो तो वेक्टर ए, ठीक है, ये क्या हो गया, वेक्टर ए। और ऐसा लिखा हो तो ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अभी ऐसा लिख लेते हैं तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है इसके। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, ए बी वेक्टर। सर ये आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? मैंने 13 बोला। और ये तो 11 कर दिया। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। अच्छा ठीक है, हाँ। एक मिनट। चल, ये तो बताया तो था मैंने। देखो, होल स्क्वायर कर दिया, आ जाता है आंसर। देखो क्या है, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1। और दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखो होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या फाइंड करना है हमें, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग करें तो क्या हो जाएगा, देखना, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ये 9th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने फॉर्मूला, प्लस सी डॉट ए, ठीक है। ये तो 0 है। अब आपको बता दें, किसी वेक्टर का होल स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोलो, बताया था कि नहीं। ये भी 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर प्लस 2, और ये जो भी दे रखा है तो ये -3 हो जाएगा। और ये क्या हो गया बच्चों, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब ये मल्टीप्लाई जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बोलो, आ गया आंसर? बोलो बच्चों। हाँ सर। 4, फोर हाँ में 10.4 बताओ। ठीक है वंशिका, सर तुमको कोई डाउट है? 10.4 में सेकंड क्वेश्चन है ना? सेकंड, ठीक है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी मतलब ए और बी को ऐड कर दो तो 4i, ठीक है। मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ, प्लस 4j प्लस 0k। आप के नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। फिर a माइनस बी देखना बच्चों, a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i माइनस आई, 2i, 2j माइनस 2j 0j हो जाएगा, 2 माइनस माइनस तो ये 4k हो जाएगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? नो बोलो, सर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं वेक्टर सी मान लेता हूँ और इसको वेक्टर डी मान लेता हूँ। हमसे क्या बोला, यूनिट वेक्टर पर सर आप भी समझाना एक बार। कुछ नहीं, बस प्लस कर दिया, ए और बी को प्लस कर दिया और ए और बी को माइनस कर दिया, बाकी कुछ किया नहीं। नॉर्मली जैसे प्लस करते वैसे। क्लियर? बोलो। हाँ सर। सिर्फ ऐड किया, देखो आई को आई से ऐड कर दिया, जे को जे में ऐड कर दिया, सी ए और तो बी सर दे यहाँ रखा है पे ना। ये कैसे आ गया फिर? अरे देखो, तुम क्या कर रहे थे, अभी समझा रहा था तो 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये ऐसा है, ठीक है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी लिख दिया। देखो यहाँ पे i प्लस 2j, अरे कैसे लिख रहा हूँ यार, रुको एक मिनट। i मतलब 1 ही हो गया, प्लस 2j माइनस 2k। अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है।
ऐड कर दो तो अभी ऐड नहीं कर सकते। 3 + 1 4i हो गया। 2 + अरे 2 सर ऊपर ऊपर आपने के नहीं लिखा, माइनस में के लिखा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। कहाँ पे? ए प्लस बी में के आपने 0 के बताया और ए माइनस बी में आपने 4 के बता रहे हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। एक मिनट को पहले ये दिखा दो, अभी समझ लो ना, एक मिनट अभी समझ में आ जाएगा। इनको ऐड करे कट हो गया तो 4i + 4j तो लिखा तो है। आई समझ बात? देखो हाँ सर समझ गया, पूरा समझ गया पूरा। और फिर अगली बार माइनस कर दिया इन दोनों को। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो समझो बच्चों बात को, अगर मैं ये वेक्टर c है, ये वेक्टर d है, तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं ना तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये जो c क्रॉस d होता है ना, एक ऐसा वेक्टर होता है जो c के भी परपेंडिकुलर और d के भी परपेंडिकुलर। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा नोटबुक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसी पॉइंट पे 2 पेन रख दो। जैसे ये पॉइंट ले लिया, एक पेन यहाँ पे रख दिया, एक पेन यहाँ पे रख दिया, और जो ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस सी कौन सा होगा? एक ऐसा पेन जो तुम्हारे पेज के परपेंडिकुलर इसी पॉइंट पे। समझ में आ रही बात? हेलो, हाँ सर। बस हाँ समझ में आ सर रही बात? समझ गया। तो हाँ सर। कहने का मतलब एक ऐसा वेक्टर है जो सी और डी दोनों के परपेंडिकुलर, तो अपने को करना क्या होगा? सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सी क्रॉस डी। हाँ नहर आ रहा है, आई जे के, ठीक है। और सी के बदले लिखेंगे 4i 4j, और k तो है नहीं 0, to i j k, ठीक है। अब बच्चों इसको आप एक्सपेंड कर लोगे, आता है आपको एक्सपेंड करना? तो देखो i के लिए अगर करने जाए तो क्या होगा? 4 4 या 16 - 0 है ना। i का हो गया, ऐसे ही करते हैं ना। i के लिए लिया तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। अब लेंगे माइनस j, ठीक है, माइनस j। अब j लेंगे, ठीक है, j लेंगे, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो कितना हो जाएगा? 16 - 0, फिर प्लस k लेंगे, ठीक है। ये सब डिटर्मिनेंट में पढ़ा है आपने, ठीक है। अब k के लिए लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखो k के लिए लेंगे तो ये लिया, हाँ, हाँ। क्या? अच्छा एक मिनट सर ये हो 0 जाएगा 8 होगा ना। 0 0 8। - 8, हम्म। ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1 मिनट में आया मैं। 16 है, मैंने 16 ये -8 के। बोलो ना, हेलो हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो ये हो गया 16i, 16i माइनस 16j माइनस 8k। ये c क्रॉस d आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लोगे तुम लोग, बोलो। c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड ढूंढ लोगे? यस सर। देखो c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड आप ढूंढ लेना, जो भी कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा? 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, नहीं बोलो, हो गया, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a + b। अब इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? इस वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस खत्म हो गया। क्लियर है? कभी भी बोले एक ऐसा वेक्टर जो a और b के परपेंडिकुलर है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए जो a और b के परपेंडिकुलर है, तो तुम क्या करोगे? a क्रॉस b फाइंड कर लोगे। क्लियर?
अगर बोले एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी ढूंढ लो और फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बोलो क्लियर हुआ? हेलो? यस सर। चलो नेक्स्ट आगे बोलो। थर्ड वाला। थर्ड वाला, ओके हाँ। इफ अ यूनिट वेक्टर मेक्स, अब देखो आपको बच्चों पता है, आपको यहाँ पे मैंने लिखा अगर यूनिट वेक्टर है तो आई कैप, इसके आगे हम एल लिखते हैं, जे कैप के आगे वाले को एम कहते हैं, एन आई जे के कैप के आगे वाले को एन कहते हैं, है ना? यही पढ़ा था ना हमने। कोई भी यूनिट वेक्टर है तो आई के आगे वाले को आप एल बोल देना, जे के आगे वाले को एम बोल देना, और आपको पता है एल क्या होता है? एल होता है कॉस अल्फा, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर। एम होता है कॉस बीटा, और एन बताया था एंगल मेड बाय यूनिट वेक्टर विद जेड एक्सिस कॉस गामा। ठीक है, आपको शायद ना पता होगा कि हमने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपको प्रूव भी किया था 1 होता है। ऐसे भी यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा, है ना? अब देखो अपने को, हमें आई कैप मतलब अल्फा दे रखा है कितना? π/3, तो कॉस 60 ये हाफ हो गया एल, और बीटा दे रखा 45, है ना? कोई वेक्टर जो, तो cos 45 1/√2। ठीक है, हमें ढूंढना है ये गामा दे रखा थीटा, ये थीटा ढूंढना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1/4 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो अगर हम एलसीएम ले तो क्या होगा? 4 माइनस 1 माइनस 2, तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1/4। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/2, और शायद से ये क्या होगा? 1 प्लस माइनस होना चाहिए तरीके से, तो हाँ है ना? देख लेते हैं एक बार। एक्यूट एंगल बोला है ना पर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाँ, तो Acute एक्यूट angle। एंगल है तो ये तो प्लस पॉजिटिव ही लेंगे, तो हाँ ठीक है, नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है? π/3 पे, 60 डिग्री पे। हो गया आंसर। ठीक है, हाँ सर। फिर बोल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ ए, तो कंपोनेंट्स ऑफ ए मतलब बाद में एल के बदले हाफ लिख देना। तो फाइनली देखो आंसर क्या हो जाएगा? हाफ आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। लिख लो। फिर देखो कंपोनेंट में इन्होंने क्या लिखा है? हाफ कॉमा 1/√2 कॉमा 1/2। ठीक है, कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? हाफ कॉमा 1/√2 कॉमा 1/2। चलो नेक्स्ट बोलो। हो गया सर। रंगी रंगी फिश ला देना बहुत सारा, और मैं नया अच्छा साइकिल ला देना। यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। मिटा दूं? Second question, find that DC of a line which makes equal angle with coordinate axis. अपने को बोल रहा है अल्फा बीटा गामा तीनों का तीनों इक्वल है, तीनों थीटा मान लेते हैं। ठीक है, बोला एक लाइन है, जितना एक्स से बना रहा है उतना ही वाई से बना रहा है, उतना ही जेड से बना रहा है। ठीक है, तो अल्फा के बदले भी थीटा लिख दिया, एम कॉस बीटा उसके बदले भी थीटा लिख दिया, एन कॉस गामा उसके बदले भी थीटा लिख दिया। आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1/3। तो बच्चों cos थीटा क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस माइनस। तो देखो एल बी प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा बच्चों डी सी प्लस माइनस 1/√13 सॉरी √3 ना। ठीक है बच्चों कॉपी कर लो, फिनिश हो गए सेकंड क्वेश्चन है ना। ये डी आर लिखा ए है, ये बी है, ये सी। फॉर्मूला हमने पढ़ा एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी इक्वल टू 1/√ए² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल हो जाएगा -18 बाई दिस, एम हो जाएगा 12 बाई दिस, एन हो जाएगा -4 बाई दिस। फिनिश। देखो ए यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको सिखाया था मैंने ए डॉट बी का क्या होता है भाई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। बच्चों ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर तो 1 ही होना है, बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 ही होना है। तो बच्चों कॉस कितना आ गया, तो आपको याद रखना फॉर्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स, या कह सकते हो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन कोसाइन। देखो ये L1 L2 L1 M1 N1 क्या डीसी है, L2 M2 N2 क्या है, ये भी डीसी है। ठीक है, अब केस इसमें स्पेशल केस क्या है कि अगर ए और बी के बीच में 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा cos 90 जीरो होता है, ये मतलब ए और बी के बीच में 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो होता है। तो आपको याद रखना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। कभी भी आपको प्रूव करना है दो यूनिट वेक्टर या दो वेक्टर 90 डिग्री में है तो क्या कर दो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 दिखा दो। कॉपी कर लो बच्चों इसको एक बार। क्या कर रही हो, ये पहला फॉर्मूला है। पहला वाला पहले दो क्वेश्चन में ये फॉर्मूला रहेगा। तो दो लाइन के बीच का एंगल ढूंढना तो क्या होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू cos थीटा। और अगर प्रूव करना है 90 डिग्री है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अरे लिख लिया।